अच्छा, तो इस तरह आप एक टर्म पढ़ते हो हाइड्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं सॉलिड या साल्ट से जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं कि अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन कर सके। तो इनको आप कहते हो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, लेकिन कितनी क्वांटिटी में? इतनी क्वांटिटी में कि अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन कर सके। लाइक यू नो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेटेड होता है, जिसको आम तौर पे जो है आप कह सकते हो वॉशिंग सोडा। अगर आप इसको हीट करोगे तो अपॉन हीटिंग it will lose the water molecule of crystallization and finally you will get anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate को आम लैंग्वेज में हम कहते हैं द सोडा ऐश। फिर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है। इसको आप हीट करोगे तो इट विल लूज water molecule of crystallization and will convert from blue to white color. एक टर्म होता है डिलिक्विसेंट कंपाउंड्स। डिलिक्विसेंट कंपाउंड्स क्या कंपाउंड्स होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स which absorb such quantity या amount of moisture that they convert to semi liquid state, यानी अपने स्टेट को ये मेंटेन नहीं रख पाते। लाइक इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल में आता है NaOH, द कास्टिक सोडा। यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ इसमें नोट करें कि इन हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड या हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड एक केटाइन होता है और एक होता है एनाइन। तो यू नो पॉजिटिव आयन का साइज कम होता है, नेगेटिव साइज आयन का साइज बड़ा होता है। तो इस वजह से अगर आप इनकी चार्ज डेंसिटी की बात करें तो फिर यू मे कॉल दैट cation will have higher charge density than anion. That is the reason the cation is more hydrated compared to the anion. यानी अक्सर MCQs में ये पॉइंट आ जाता है कि किसी हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो किस आयन के साथ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, केटाइन के साथ या एनाइन, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी अक्सर एक टर्म आ जाता है। लाइक फर्ज करें ये पेंटाहाइड्रेटेड है, तो इन 5 मोल वाटर में 4 मोल वाटर जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय कॉपर एंड 1 मोल ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड बाय द सल्फेट आयन। ये आपके साथ चार्ज डेंसिटी का अगला एक एस्पेक्ट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक टर्म है द फेजान्स रूल। तो फेजान्स रूल के मुताबिक फेजान्स रूल कहता है कि a cation when gets close to anion gets या makes distortion यानी डिस्टॉर्शन केमिकल लैंग्वेज में आप इसको पोलराइजेशन कहते हैं। Distortion or polarization in anion which causes a decrease in ionic character and create covalent character। दोबारा सुने, जब भी कोई केटाइन
किसी एनाइन के करीब आएगा तो दिस केटाइन विल लव टू गेट द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनाइन. तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द एनाइन मेड बाय द केटाइन. सो ये पोलराइजिंग है, ये पोलराइजेबल है, ठीक है, या ये डिस्टॉर्टिंग है, ये डिस्टॉर्टेबल है. तो हर केटाइन जब एनाइन के करीब आएगा तो ये केटाइन उस एनाइन में नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब करेगा. इस फिनोमेना को पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन कहते हैं. और इस पोलराइजेशन से यहाँ इनमें जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का आयोनिक करैक्टर कम हो जाता है और बदले में कोवेलेंट करैक्टर पैदा हो जाता है. आप कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में कभी भी 100% आयोनिक करैक्टर पॉसिबल नहीं होता. ये स्टेटमेंट बिलोंग करता है फेजान्स रूल के साथ, यानी कि an ionic bond never has 100% ionic character, क्योंकि हर आयोनिक बॉन्ड में डिस्टॉर्शन का फैक्टर कंपलसरी है और डिस्टॉर्शन जो है वो आयोनिक करैक्टर को कम करता है. तो फॉर दैट रीज़न 100% आयोनिक करैक्टर इज नेवर पॉसिबल. और नेक्स्ट आप इसमें बात कर सकते हैं कि इसका जो डिस्टॉर्टिंग पावर है या पोलराइजिंग पावर है वो इसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है एनाइन की वो एनाइन की चार्ज डेंसिटी पे डिपेंडेंट है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर सकते हो कि पोलराइजिंग पावर या डिस्टॉर्टिंग पावर, पोलराइजिंग या डिस्टॉर्टिंग power of a cation, it is directly proportional to charge density of cation. जिस केटाइन के चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उस केटाइन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो श्योरली आयोनिक करैक्टर कम होगा. तो आप कह सकते हो कि आयोनिक करैक्टर ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ केटाइन. केटाइन की चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसके आयोनिक बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर कम होगा और कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा. ऑन द अदर हैंड इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक अगर फर्ज करें इफ़ आई टॉक अबाउट लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड तो तीनों के लिए सेम है. फ़र्क है केटाइन में, लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है सोडियम से, सोडियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है पोटाशियम से. तो फॉर दैट रीज़न अगर आप बात करें किसकी, आयोनिक कैरेक्टर की, कोवेलेंट कैरेक्टर पर इसका उल्टा होगा. तो लिथियम क्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर कम होगा सोडियम क्लोराइड से और सोडियम क्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर कम होगा पोटाशियम क्लोराइड से, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और केटाइन की चार्ज डेंसिटी का आयोनिक करैक्टर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि केटाइन विद हायर चार्ज डेंसिटी विल मेक मोर पोलराइजेशन और मोर पोलराइजेशन विल डिक्रीज आयोनिक करैक्टर टू लार्जर एक्सटेंट. अगर आप एनाइन की तरफ आ जाएं तो एनाइन में पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, ठीक है, it is directly proportional to, inversely proportional to charge density of एनाइन. एनाइन की चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एनाइन हैविंग हायर चार्ज डेंसिटी उसको पोलराइज करना मुश्किल होगा,
تو اگر پولرائز کرنا مشکل ہوگا تو پھر اس کی کمپاؤنڈ میں آیونک کریکٹر زیادہ ہوگا. تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیونک کریکٹر آف این آیونک کمپاؤنڈ یا آیونک بانڈ، تو اس کا کیٹائن کی چارج ڈینسٹی کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے، جبکہ اینائن کی چارج ڈینسٹی کے ساتھ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. چارج ڈینسٹی آف اینائن اس کے ساتھ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن شپ. از اٹ کلیئر؟ اگر ایگزامپل کے طور پہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ بتاؤ آیونک کریکٹر کس میں زیادہ ہے یا کوولنٹ کریکٹر، تو میں آیونک کریکٹر پھر کوولنٹ اس کا الٹا ہوگا. اگر میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے لکھوں لائک لیٹ می رائٹ ان اے LiF LiCl LiBr Li لیتھیم فلورائڈ، لیتھیم کلورائڈ، لیتھیم برومائڈ، لیتھیم آئیڈائڈ. تو اب لیتھیم کیٹائن سب میں کامن ہے، فرق ہے اینائن کا. تو چونکہ فلورائڈ آئن کی چارج ڈینسٹی کیا ہے؟ زیادہ ہے کلورائڈ سے، کلورائڈ کی زیادہ ہے برومائڈ سے، اور برومائڈ کی زیادہ ہے آئیڈائڈ. سو فلورائڈ از لیسٹ polarized and iodide is most polarized. تو جب جو anion most polarized ہوگا اس میں ionic character least ہوگا، اور جو least polarized anion ہے اس میں ionic character maximum ہوگا. تو LiF has maximum ionic character in all these، اور یہ سیکوینس ہے ان کے ionic character کا. تو اکثر یہ MCQ آتا ہے کہ آپ کو 3-4 کمپاؤنڈ دیے جاتے ہیں کہ ان کا آیونک کریکٹر کس میں میکسیمم ہے، کس میں منیمم ہے، یا کوولنٹ کریکٹر کس میں میکسیمم ہے، کس میں منیمم ہے. تو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ فیجانز رول کے تحت جب بھی کوئی کیٹائن اینائن کے قریب آتا ہے، کیٹائن اینائن میں ڈسٹورشن کرتا ہے، پولرائزیشن کرتا ہے، اینائن کے نیگیٹو چارج کو ڈسٹرب کرتا ہے. دس فینامنا از کالڈ پولرائزیشن اور ڈسٹورشن. اور اس فینامنا کی وجہ سے جو آیونک بانڈ بنتا ہے یا جو کوولنٹ بانڈ بنتا ہے تو اس میں آیونک کریکٹر اتنا نہیں رہتا جتنا ہونا چاہیے. تو اس لیے 100% آیونک کریکٹر آف این آیونک بانڈ اٹ از نیور پاسبل. اور کوولنٹ بانڈ میں 100% کوولنٹ کریکٹر پاسبل ہے اگر یہ نان پولر ہو. پولر کوولنٹ بانڈ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آیونک کریکٹر ہوتا ہے، لیکن نان پولر کوولنٹ بانڈ از اے 100% کوولنٹ کریکٹر. آیونک بانڈ میں کبھی بھی 100% آیونک کریکٹر کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ آئیڈیاز ہے فیجانز رول کا، بیسک آئیڈیا کچھ آپ نے اس طرح آیونک اور کوولنٹ کریکٹر کے تحت آپ نے پک کرنا ہے. تو اس میں اگر آپ فردر بات کریں let's move towards the next portion. اب اگر اس کے امپیکٹس میں آپ آ جائیں اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک لیتھیم آئن ہے اور ایک بیریلیم آئن ہے، تو لیتھیم اور بیریلیم کو کمپیئر کرو تو اس کا سائز بڑا ہے اور اس کا سائز کم، اور اس کا چارج کم، اس کا یعنی اس کا چارج کم اور سائز بڑا، اس کا سائز بڑا اور چارج کم. اور اس ریشو کو آپ کیا کہتے ہو؟ چارج ڈینسٹی. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ لیتھیم آئن کی چارج ڈینسٹی کم ہے، کافی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا بیریلیم آئن. اب بیریلیم آئن کی چارج ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی اکثر کمپاؤنڈ میں آیونک بانڈ نہیں بنتا بلکہ کوولنٹ بانڈ بنتا ہے. یہ اکثر بات پوچھی جاتی ہے کہ کون سا اس بلاک میٹل ہے جس کے میکسیمم کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان میں کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے، تو دیٹ از بیریلیم. اور وجہ واضح ہے، ویری ہائی چارج ڈینسٹی. دا فیجان رول ول بی دا ریفرنس. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیو ٹو ویری ہائی چارج ڈینسٹی، ڈیو ٹو، بلکہ آپ ایسے لکھو کہ اس بیریلیم ہیز ویری ہائی چارج ڈینسٹی، very high charge density. Thus, according to Fijan's rule,
beryllium forms covalent bonds in most of its compounds, not all, most. ठीक है, बास और भी कैल्शियम मैग्नीशियम भी बास कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रेयर कंपाउंड में और बेरिलियम के ज़्यादातर कंपाउंड में आपको कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आएगा। ये फिजान रूल का एक मेजर एस्पेक्ट आपके सामने आ गया। अब अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बेरिलियम की है। तो लिथियम जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है अपने कंपाउंड में, रेयर केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ठीक है इसकी चार्ज डेंसिटी भी ग्रुप 1 के लिहाज से इतनी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्रुप 1 के लिहाज से इसके कंपाउंड में आयनिक करैक्टर काफ़ी कम होता है, लिथियम के कंपाउंड में भी आयनिक करैक्टर काफ़ी कम होता है, लेकिन ये है कि आयनिक बॉन्ड मोस्टली बनाता है। यही वजह है कि इसके कंपाउंड का चूँकि आयनिक करैक्टर बॉन्ड तो आयनिक होता है लेकिन आयनिक करैक्टर काफ़ी कम होता है, तो इसके कंपाउंड का बिहेवियर ग्रुप 1 के बाकी एलिमेंट के कंपाउंड से डिफरेंट होता है, बल्कि इसके कंपाउंड का बिहेवियर ज़्यादातर ग्रुप 2 के कंपाउंड, स्पेशली मैग्नीशियम डायगोनल है, मैग्नीशियम के कंपाउंड के साथ इसके ज़्यादातर कंपाउंड की बिहेवियर का मैचिंग होता है। तो ये अगला एक इसका एस्पेक्ट है। इसी तरह इन कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करो प्लम्बस आयन और प्लम्बिक आयन, प्लम्बस प्लम्बिक, तो आप देख रहे हो मैंने बताया था कि जब केटाइन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज कम, इसका चार्ज कम साइज बड़ा, इसका चार्ज ज़्यादा और साइज कम। तो किसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो यू सी के प्लम्बस की चार्ज डेंसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लम्बिक आयन। यही वजह है कि इट मोस्टली फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स और इट मोस्टली फॉर्म्स what bond? Covalent bonds. Like for example, अगर मैं प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड लूँ तो फिजान्स रूल के तहत प्लम्बिक आयन की चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ प्लम्बस की चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर होता है लेकिन बॉन्ड आयनिक होता है, यानी कि दिस इज़ अ जेंट आयनिक क्लस्टर। This is a giant ionic cluster। जबकि अगर आप इसकी बात करो तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम मोस्टली हाइब्रिडाइज होता है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन आयनिक बॉन्ड जब कोई एटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा तब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ आयनिक बॉन्ड है, अलबत्ता यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और एस्पेक्ट है आपके पास फिजान्स रूल के, ये मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स है फिजान्स रूल और उसके एस्पेक्ट्स के। नेक्स्ट वन इज याद रखिए कि अगर आप ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो कंपाउंड्स हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स हैं यानी साल्ट्स हैं, इनके दो मज़ीद फर्दर अच्छे एस्पेक्ट आपने सीखने हैं। एक इनकी सोलबिलिटी इन वाटर और एक इनकी जो है स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। आप हीट करोगे तो क्या ये डिकम्पोज होंगे या डिकम्पोज नहीं होंगे, तो उसके लिए आप याद रखें कि फॉर ग्रुप 1A इन ग्रुप 2A कंपाउंड्स, क्योंकि आपके कोर्स में यही एलिमेंट शामिल है, इन एलिमेंट्स के कंपाउंड जो होते हैं तो आप जनरली इसमें लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि अगर आप इनको हीट
करोगे, इनको आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या ये डिकम्पोज होंगे, इनका ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर बनेगा तो अगर आप ग्रुप 1A ग्रुप 2A का कोई कंपाउंड उठाते हो, उसको हीट करते हो, हीट देने से अगर वो डिकम्पोज हो गया तो हम कहते हैं द कंपाउंड इज थर्मली अनस्टेबल। और अगर ग्रुप 1A ग्रुप 2A का कोई कंपाउंड लो, उसको आप बहुत भी हीट प्रोवाइड करो लेकिन वो डिकम्पोज ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि द कंपाउंड इज थर्मली स्टेबल। और थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये आयोनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू आयोनिक कैरेक्टर। और फेजान रूल में आपने पढ़ लिया आयोनिक कैरेक्टर के बारे में कि आयोनिक कैरेक्टर जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, केटाइन की चार्ज डेंसिटी पे और एनाइन की चार्ज डेंसिटी पे। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है? ग्रुप 1A ग्रुप 2A। तो ग्रुप 1A ग्रुप 2A मेटल है, यानी इस वक्त हम सिर्फ केटाइन को फोकस कर रहे हैं। तो आपने ग्रुप जो सॉल्ट्स है उनमें केटाइन का डिफरेंस दिमाग में रखना है, तो तब आप जाके इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का आइडिया यहाँ से दे सकोगे। थर्मल स्टेबिलिटी of this compound is directly proportional to the ionic character। आप डाउन द ग्रुप आओगे तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। और आयोनिक कैरेक्टर अगर कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। यही वजह है कि ग्रुप 1A कंपाउंड्स आर thermally stable मतलब आप जितना भी इनको हीट प्रोवाइड करो ये डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो ग्रुप 1A के कंपाउंड जो है वो थर्मली स्टेबल है, एक्सेप्ट देयर नंबर 1 बाइकार्बोनेट्स। and except their nitrates, ठीक है? और ग्रुप 1A में भी एक्सेप्ट लिथियम के कंपाउंड का बिहेवियर ग्रुप 2 जैसा है, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। और ये दोनों जो है ग्रुप 1A के लिथियम के अलावा बाकी अल्कली मेटल ग्रुप 1A के जो बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट्स है, ये अगर आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होंगे, लेकिन कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होगा बल्कि पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा। ये क्या है पार्शियल डिकम्पोजिशन, क्या चीज़ है? तो पार्शियल डिकम्पोजिशन और कंप्लीट डिकम्पोजिशन का मेन फ़र्क क्या है? वो ये है कि अगर आप किसी साल्ट को, मेटल की किसी साल्ट को हीट करो और वो डिकम्पोज होकर मेटल नॉर्मल ऑक्साइड बनाए, ये परफेक्ट कंप्लीट डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर किसी साल्ट को, मेटल के साल्ट को हीट करो और आपको मेटल ऑक्साइड के बजाय कोई और साल्ट मिल जाए, तो इसको फिर आप कहोगे पार्शियल डिकम्पोजिशन। तो अगर आप ग्रुप 1 में, कहने का मतलब है कि ये दोनों दे डिकम्पोज partially to carbonates and nitrites। इसका मतलब है कि the carbonates and the nitrates of group 1A elements are more stable as compared to their bicarbonates and their nitrates। तो लेकिन ये लिथियम के अलावा है। और फिर ग्रुप 2A compounds are thermally unstable and decomposed completely to their oxide, completely उनके ऑक्साइड्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। ग्रुप 1A में ग्रुप 1A के कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होते लिथियम के अलावा। सिर्फ ये दो कंपाउंड है जो डिकम्पोज होते हैं लेकिन पार्शियली डिकम्पोज होते हैं। तो इसको आप यूँ ले सकते हो
कि अगर लिथियम बाइकार्बोनेट हो और सोडियम बाइकार्बोनेट हो, बाकी सारे लिथियम के अलावा बाकी सारे इस तरह बिहेव करेंगे, तो फिर इसको अगर आप हीट प्रोवाइड करो और इसको भी हीट प्रोवाइड करो तो यू गेट लिथियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड इन H2O. व्हाट डज इट मीन? कंप्लीट डिकम्पोजिशन, मेटल ऑक्साइड बन गया। लेकिन यहां पर आपको मिलेगा द बाइकार्बोनेट विल बी डिकम्पोज टू कार्बोनेट। तो व्हाट डज इट मीन? वन salt converted to other salt, less stable to more stable, we call it partial decomposition. इसी तरह अगर आप let's suppose lithium nitrate लेते हो और in comparison sodium nitrate, तो sodium nitrate और onward सबका ये इस टाइप का behavior होगा, तो it will be decomposed completely, it will be decomposed completely, rather this one will be decomposed partially. The sodium nitrate is decomposed partially to sodium nitrite. और इस तरह पोटाशियम वो सब ऐसे नाइट्रेट से नाइट्राइट में डिकम्पोज होंगे। अलबत्ता डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर बढ़ता है, तो अगर फर्ज करें मैं पोटाशियम नाइट्रेट उठाऊं तो वो पोटाशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसको डिकम्पोज करने के लिए जो हीट आप प्रोवाइड करोगे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा है और आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा, जितना आप डाउन द ग्रुप आओगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, सो मोर एंड मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिंग दैट कंपाउंड। अगर वो डिकम्पोजेबल है तो ग्रुप 1A के कंपाउंड थर्मली स्टेबल है, दे डू नॉट डिकम्पोज अपॉन heating except what? The compounds of lithium जो पूरी तरह डिकम्पोज होते हैं into lithium oxide, just like compounds of group 2A. Group 1A के बाकी एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं उनमें से बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट पार्शियली डिकम्पोजेबल है into their carbonates and nitrites. और जितना आप डाउन द ग्रुप आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इनको डिकम्पोज करने के लिए, नाइट्रेट्स और बाइकार्बोनेट्स को। इसी तरह आप ग्रुप 2A की जितनी भी कंपाउंड्स हैं उनको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो सारे थर्मली अनस्टेबल है और वो सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू देयर नॉर्मल ऑक्साइड, जस्ट लाइक द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। तो लिथियम के कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी का बिहेवियर ग्रुप 2A के कंपाउंड जैसा है। फिर इसके बाद आप ये पोर्शन आपका कवर हुआ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करोगे अबाउट solubility of compounds of group 1A and group 2A in water. ठीक है?